हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7 कंबशन। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पूरी कर ली थी और आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे हम पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज कोल प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग इट्स कंबशन। तो जब कोल का कंबशन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। हमारे पास तीन आंसर होंगे इसके। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको बताया था कोल एक ऐसा फ्यूल है जो बर्न होने पे हीट देता है, लाइट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, लेकिन वो इनफ्लेमेबल है। वो इनफ्लेमेबल नहीं है क्योंकि वो फ्लेम रिलीज नहीं करता, वो बिना फ्लेम के कंबशन अंडरगो होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई फ्यूल फायर कैच कर ले उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो सब्सटेंस विच हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, एंड दे कैन इजिली कैच फायर विद फ्लेम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम, क्योंकि फायर तो सब कैच कर लेते हैं लेकिन उनमें फ्लेम कौन कौन दे रहा है वो हमें देखना जरूरी होता है। इसीलिए एक और रीजन, यही रीजन है कि हम कोल को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं कहते, क्योंकि उसमें वो फायर तो कैच करता है लेकिन फ्लेम नहीं देता। इसके इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के एग्जांपल हो गए हमारे पास अल्कोहल और पेट्रोलियम। ये बहुत ही जल्दी बर्न कर देते हैं, जल जाते हैं जल्दी ही और फ्लेम भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम का क्या कलर होता है? ब्लू कलर होता है। हमारे घरों में जो गैस स्टोव होती है वो एलपीजी होती है। हम देखते हैं जब गैस जो जलती है वो ब्लू कलर की होती है। नेक्स्ट, और हाँ, इसका ब्लू कलर का एक और रीजन होता है क्योंकि उसे जैसे ये मैं आपको सिलेबस के थोड़ा सा बाहर का बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे गैस हम गैस जैसे जलाते हैं तो उसमें काफी छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो जब गैस उन छोटे छोटे होल से निकलती है तो वो कम अमाउंट में निकलती है जिससे उसे प्योर ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन अगर हम उसे अगर थोड़े होल्स में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है कि वहाँ पे येलो फ्लेम निकलने लगती है। तो यहाँ पे सिलेबस का बाहर का है, आपको बस ये याद रखना है कि अगर एलपीजी फ्लेम जलेगी तो कौन सा कलर देगी? ब्लू कलर देगी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कंबशन। कंबशन किस तरीके का प्रोसेस है? कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट, हाउ आर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड इन सन। हीट और लाइट सन में कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो जो हीट और लाइट सन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो होते हैं बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ये भी आपकी बुक में नहीं है। मेरे को लगा कि आपको ये मेरे को लगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि सन जो सोर्स है हीट और लाइट का, जो अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का, उसमें कहाँ से आ रही है हीट और लाइट? तो वो होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर आपको ब्रीफ बताऊं तो ये वैसी रिएक्शन होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो अभी आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, न्यूक्लियर रिएक्शन। कहाँ सन में कैसे होती है? बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जांपल हम सबको इजीली याद रह जाते हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया एंड अल्कोहल, ये नेल पेंट रिमूवर टाइप जितने भी होते हैं ये सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। पेपर। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस ज्यादातर याद नहीं रहते, कभी कभी भूल जाते हैं। ये भी काफी कॉमन से मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो सबसे कॉमन होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। सैंड, सैंड में कभी आग नहीं लगती। ग्लास में आग नहीं लगती। वाटर में कभी आग नहीं लगती और सीमेंट में भी आग नहीं लगती। सो ये चार नाम आप याद रख सकते हैं। इनमें से आपको जितने भी लिखना है आप ये लिख सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट एक्ट्स एज अ फ्यूल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फ्यूल हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है जो फ्यूल की तरह काम करती है? दैट इज आवर फूड। क्यों? फ्यूल का क्या काम होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। और हमारी बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनडायरेक्टली फूड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलते हैं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन था कि हमारी बॉडी में फ्यूल का काम कौन करता है? दैट इज फूड। हम अपने अंदर फ्यूल लेते हैं, फूड लेते हैं और उसी से हमारे सारे लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं अलग अलग, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वजह से होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। तो सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है? वाटर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट कॉमन फ्यूल इन होम्स। हमारे घरों में सबसे ज्यादा कॉमन फ्यूल कौन सा है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आज के जमाने में हम बोलेंगे एलपीजी सबसे कॉमन है। पुराने जमाने की हम बात करें तो केरोसिन था, वो सबसे कॉमन फ्यूल था। आज के इसमें एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन फ्यूल। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे वेरी शॉर्ट हमारे खत्म हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट है हमारे पास, डिफाइन एक्सप्लोजन। तो हम एक्सप्लोजन को कैसे डिफाइन करते हैं? हम एक्सप्लोजन यहाँ पे जैसे जो हमारे पास एक्सप्लोजिव
कंबशन की डेफिनेशन थी दैट इज सेम एज एक्सप्लोजन। आपको ऐसे करके भी आ सकता है कि डिफाइन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन को डिफाइन करो क्या है। सो a type of combustion during which a huge amount of heat and light is evolved with a loud sound along with the production of gas is known as explosion। अब ये भी लिख सकते हैं, जो अभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये वाली चीज भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो आपकी बुक में एक्सप्लोसिव कंबशन की डेफिनेशन है आप उसे भी लिख सकते हैं कि वो कहाँ पे होती है। यहाँ पे मैं जैसे मैंने एक लाइन मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है कि ये बहुत ही स्मॉल स्पेस में होती है, ये लाइन हमें लिखनी जरूरी है कि इट अकर्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें, मतलब यही पूरा लिख के उसमें ऐड भी कर सकते हैं कि इट अकर्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। तो ये आंसर पूरा सही है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये भी सही है, इस पे भी आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, बट बेटर ये रहेगा कि आप वो वाली लाइन भी लिख दें। So this was explosion, a type of combustion during which a huge amount of heat and light is evolved with a loud sound along with the production of gas। इसके एग्जांपल हम कहाँ देखते हैं? एक्सप्लोडिंग ऑफ फायरवर्क्स, फायरवर्क्स मतलब पटाखे, क्रैकर्स वगैरह जो अब जलते हैं तो वो एक्सप्लोड होते हैं, वो होता है एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन। बाकी लार्ज स्केल एक्सप्लोजन हम ग्रेनेड्स वगैरह जो होते हैं मूवीज वगैरह में देखते हैं, दैट आर ऑल एक्सप्लोजन्स, काफी कॉमन वर्ड है ये। सेकंड क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। हमें दो सॉलिड के, दो लिक्विड के और दो गैसियस फ्यूल के एग्जांपल बताने हैं। तो सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल वुड और काउडंग मैंने लिख दिया, आप कोल भी लिख सकते हैं। लिक्विड फ्यूल्स केरोसिन एंड पेट्रोल, काफी कॉमन है केरोसिन पेट्रोल, एंड गैसियस फ्यूल्स हाइड्रोजन एंड मीथेन। सो ये दो दो एग्जांपल्स आप एटलीस्ट याद रखेंगे। अब और जो आपको आते हैं आप वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दो तो याद करने ही है हर हालत में, दो दो ईच के याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है डिफाइन द डार्क जोन ऑफ द फ्लेम। तो आपको याद होगा डार्क जोन ऑफ द फ्लेम कौन सी होती है? जो इनर मोस्ट जोन होती है फ्लेम की, मतलब वो वाली पार्ट जहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वो डार्केस्ट जोन होती है, इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। अराउंड द विक इज कॉल्ड डार्क जोन। इट इज लीस्ट हॉटेस्ट जोन एज कम्पेयर टू अदर्स। हम उसे कोल्डेस्ट जोन भी कहते हैं, लीस्ट हॉटेस्ट जोन भी कहते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, मतलब उसकी जो हीट होती है वो औरों के मुकाबले, जो और जो दो लेयर है उसके मुकाबले काफी कम होती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द लीस्ट हॉटेस्ट जोन एज कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं आजकल की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सो ये सब हम बातें सुनते हैं जनरली। तो इसका मतलब क्या होता है? An increase in the average temperature of the Earth's atmosphere, especially a sustained increase that causes climatic changes like melting of glaciers, is termed as global warming। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ओवरऑल अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ में, वार्मिंग मतलब टेम्परेचर का राइज होना। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ पूरा प्रोसेस, तो जो भी हम अलग अलग फ्यूल्स वगैरह बर्न करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह में फ्यूल्स चलते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो, वो उसका जो एयर में प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? वो सन की जो रेज अंदर आ रही है उनको वापस बाहर जाने से रोकता है। ये सब मैं आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी समझा चुका हूँ, यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ। वो सन की रेज को वापस जाने से रोकता है। सन की रेज जब अंदर ट्रैप हो जाती हैं तो वो पूरे उसमें हीट प्रोवाइड करती रहती है, मतलब जो, जैसे आप खुद सोचिए, हीट अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वो बाहर नहीं जा पा रही, तो वो ट्रैप हो गई अंदर। वो ट्रैप हो गई तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देंगी, और ये ग्लोबली जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगी, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और इसका क्या रिजल्ट होगा कि सी लेवल में जो, मतलब जो वाटर है, सी लेवल का जो वाटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड इट विल कॉज इन फ्लड्स एंड सुनामीज। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, ये वर्ड आपको लगाना जरूरी है, एवरेज टेम्परेचर of the Earth's atmosphere, especially a sustained increase that cause climatic changes। मतलब इतना इंक्रीज की क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगे उससे। क्लाइमेटिक चेंजेस का मतलब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। नेक्स्ट, और मैंने लास्ट वीडियो में मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बताया था, इसका एक और एग्जांपल है फॉरेस्ट फायर्स। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो पेड़ों में भी अपने आप आग लग जाती है गर्माहट की वजह से, आप वो भी लिख सकते हैं एज अ क्लाइमेटिक चेंज। नेक्स्ट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, अ प्रोसेस ऑफ कंबशन। व्हाई? ये आपकी बुक में भी एक पैराग्राफ में दे रखा है, हाईलाइट वगैरह कुछ करा नहीं है, बीच में दे रखा है, मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताई थी ये चीज़, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो हमारी बॉडी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, मतलब ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट और उसके बीच का सारा प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ कंबशन। हमारी जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो एक स्लो कंबशन की टाइप में आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, काफी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रिएक्शन होती हैं और प्रोसेस होते हैं, जिससे क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं, और जब ये ब्रेक होते हैं तो हीट रिलीज होती है।
अब हमने पढ़ा है किसी भी प्रोसेस में अगर हीट रिलीज हो तो हम उसे कंबशन कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का कंबशन है और ये स्लो रेट पे होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए हम इसे स्लो कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बॉडी के अंदर अलग अलग रिएक्शंस और प्रोसेस दैट ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन विद द रिलीज ऑफ हीट। तो इस रिलीज ऑफ हीट की वजह से इसे हम स्लो कंबशन कहते हैं, मतलब स्लो कंबशन रिएक्शन इसे माना जाता है। शॉर्ट आंसर्स हमारे पूरे हो गए हैं। लॉन्ग आंसर्स इसके काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लॉन्ग आंसर जो इसमें 3 लॉन्ग आंसर्स मैंने मेंशन किए हैं वो तीनों आपको याद करने हैं। फर्स्ट है, व्हाई डज अ पीस ऑफ पेपर बर्न विद येलो फ्लेम, गिव रीजन। सो जो पेपर को हम जलाते हैं वो ब्लू फ्लेम नहीं देता, वो येलो फ्लेम देता है, मतलब वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है। ज्यादातर चीजें येलो फ्लेम के साथ ही बर्न होती हैं, तो अगर पेपर की जगह कुछ हो रहा है तो भी आपको यही आंसर लिखना है। क्या है वो रीजन? Inadequate supply of oxygen during the combustion of the piece of paper produces solid carbon particles that rise up in the flame। मतलब सबसे पहले क्या होता है, जब हम उसे एयर में बर्न कर रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन तो है, लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया में हम उसे बर्न कर रहे हैं वहां तो लिमिटेड ऑक्सीजन है। अब जब वो लिमिटेड ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है, मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन का मतलब यह है कि उसे इनएडिक्वेट ऑक्सीजन मिल रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रहा। इससे क्या होता है, कुछ कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न रह जाते हैं और वो फ्लेम में ऊपर चले जाते हैं। अब जब आग लग रही है तो ये कार्बन पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं और गर्म होने पे ये येलोइश लाइट देते हैं। कौन? कार्बन पार्टिकल्स। तो ये येलो लाइट है, ये किसकी वजह से आती है? कार्बन पार्टिकल्स की वजह से आती है। दिस मेक्स द दे बिकम हॉट एंड गिव येलोइश लाइट, वो येलोइश लाइट देते हैं। दिस मेक्स द पीस ऑफ पेपर बर्न विद अ येलोइश फ्लेम। इससे हमें क्या लगता है कि जो पेपर है वो येलोइश फ्लेम के साथ जल रहा है। अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो पेपर जब जलता है तो उसकी जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है वो फिर भी ब्लू ही होता है, जो ऊपर का हिस्सा है वो बेसिकली येलो होता है। वो येलो क्यों होता है? क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स उस एरिया में बर्न होते हैं और जब कार्बन पार्टिकल्स वहां पे हीट होते हैं तो वो येलो फ्लेम देते हैं। इसके साथ हमारा फर्स्ट लॉन्ग आंसर खत्म हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी ये लॉन्ग आंसर का ही एक पार्ट है। अगर पेपर की जगह आपसे वुड बोला जाए या कुछ भी और बोला जाए तो आपको यही आंसर लिखना है। येलो लाइट क्यों देता है वो? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ कार्बन पार्टिकल्स। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वाटर गेट्स बॉइल्ड इन अ पेपर कप विदाउट बर्निंग इट। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो हमारे पास थर्मोकोल के या पेपर के ग्लास होते हैं उसे अगर हम डायरेक्टली गैस के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा कि वो जल जाएंगे, इजीली जल जाएंगे, गैस के ऊपर रखते ही जल जाएंगे। लेकिन अगर हम वही चीज रिपीट करते हैं उस ग्लास में पानी डाल के, उस पेपर के कप में या उस थर्मोकोल के कप में अगर पानी डाल के हम ये चीज करते हैं तो देखना क्या होगा। जब हम उस पेपर कप को हीट करते हैं वाटर के साथ तो वो जो हीट आ रही है वो ऐसे आ रही है। मान लीजिए ये हमारा ग्लास है, ये हीट है, हीट कर रहे हैं हम उसे, ये वाटर है उसके अंदर। तो जैसे जैसे हीट आ रही है वो थर्मोकोल या पेपर के ग्लास से सीधा वाटर में जा रही है, मतलब वो थर्मोकोल या पेपर में स्टोर नहीं हो रही, वो वाटर में जा रही है। रैपिडली ट्रांसफर टू वाटर फ्रॉम द पेपर कप, मतलब पेपर कप पे तो हीट आ ही नहीं रही है, मतलब आके सीधा वाटर में जा रही है, मतलब पेपर तो गर्म नहीं हो रहा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर गोज ऑन अंटिल इट अटेन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर में तब तक हीट जाती रहेगी जब तक वो उसका बॉइलिंग पॉइंट अटेन ना कर ले। जिस इसीलिए पेपर में आग नहीं लगेगी क्योंकि पेपर में हीट जो है वो स्टोर नहीं हो रही, पेपर को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट इज कंटिन्यूसली बीइंग ट्रांसफर्ड टू वाटर। कंटिन्यूसली जो हीट है वो वाटर में ट्रांसफर हो रही है, तो पेपर कप गर्म नहीं हो पा रहा, पेपर कप डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड हेंस डज नॉट बर्न। तो काफी इजी एक्सप्लेनेशन थी इसकी, क्या कि पेपर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि उसमें हीट स्टोर नहीं हो रही, वो सारी हीट वाटर के पास जा रही है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। आप इसे बेसिकली मतलब प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान से करना। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास और ये वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। सॉरी ये थोड़ा मतलब अब मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाई वाटर इज नॉट सुटेबल टू पुट फायर कॉज्ड बाय ऑयल, पेट्रोल एंड केरोसिन। तो ऑयल, पेट्रोल और केरोसिन के लिए या कोई भी और ऐसी आइटम के लिए जिसमें ऑयल हो या जो वाटर से हल्का हो, ये तीनों चीजें वाटर से हल्की होती हैं, तो ऐसी कोई भी चीज जो वाटर से हल्की हो उसके लिए हम वाटर का यूज नहीं कर सकते। फायर अगर उस सब्सटेंस से फायर लगी हो तो हम वाटर का यूज नहीं कर सकते उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो इसका रीजन क्या है कि पोरिंग वाटर ऑन बर्निंग ऑयल इज ऑफ नो यूज। अगर हम वाटर को बर्निंग ऑयल पे डालेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है। क्यों? वाटर जो है वो हैवियर है ऑयल से, सो वाटर क्या करेगा, वो पानी के नीचे चला जाएगा और इससे क्या होगा, फायर जो है वो कंट्रोल नहीं होगी।
मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये ऑयल है, ऑयल में ये फायर लग रही है ऊपर, तो अगर हम वाटर डालेंगे इसमें ऐसे, तो वाटर जो है वो यहाँ नीचे चला जाएगा। अब ये नीचे जाएगा तो ये जो ऑयल का लेवल है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये नीचे आ गया तो ऑयल और ऊपर आ गया। और अगर ऑयल ऊपर आ जाएगा, मान लो इस जगह पे आ गया, ये डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, यहाँ पे आ गया मान लो ऊपर उठ के, तो फायर क्या होगी, फायर और इंक्रीज हो जाएगी, बुझने की जगह और इंक्रीज हो जाएगी। कंट्रोल मतलब कंट्रोलेबल सिचुएशन नहीं रहेगी फिर वो। इंस्टेड ड्यू टू राइज इन द लेवल ऑफ ऑयल, ऑयल की लेवल में राइज होने के कारण द फायर इंक्रीजेस, फायर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड लीड टू मेजर एक्सीडेंट, इससे मेजर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं इन सच केसेस। अब पहले मैं आपको इतना ही बताता हूँ, आगे का बाद में कहूंगा। आपको ये समझ आ जाना चाहिए क्या होता है। वाटर को जब हम ऑयल पे डालेंगे तो हमें पता है वाटर और ऑयल मिक्स तो होते नहीं है, तो वाटर हैवियर है ऑयल से, तो वो नीचे चला जाएगा, ऑयल के नीचे चला जाएगा। अब अगर ऑयल के नीचे वो चीज जा रही है तो ऑफकोर्स ऑयल ऊपर आ जाएगा, और अगर ऑयल ऊपर आ गया तो उसके साथ फायर जो उसमें लग रही है वो भी ऊपर आ जाएगी, फायर बढ़ जाएगी और अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो अब अगर तेल से आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सच केसेस एक डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के फोम को यूज करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ फोम उसके ऊपर, फायर के ऊपर डाल देता है, जिससे क्या होता है, वो फायर के ऊपर सेटल हो जाता है फोम, और जो सप्लाई ऑफ एयर है वो कट जाता है। Different type of fire extinguisher is used which uses carbon dioxide to cut the supply of air by settling as foam on the fire। मतलब जैसे अगर वही सेम चीज फायर लग रही है तो उसके ऊपर ऐसे फोम डाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का नीचे की, अब यहाँ पे एयर इसके अंदर नहीं जा पाएगी, यहाँ पे एयर पहुंच नहीं पा रही, तो क्या होगा, ये बुझ जाएगी। सो ऑयल के केस में हम ऐसे एक्सटिंग्विश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमने क्या पढ़ा है, सैंड से एक्सटिंग्विश करते हैं। हम सैंड का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिकॉज सैंड क्या होती है, वो एयर की सप्लाई को कट कर देगी। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा पूरा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।